आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। आप जानते हैं जिनके बचपन का नाम गाजी मलिक था। गाजी मलिक ने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी और 1414 में सैयद वंश के आने तक मोटा मोटा कितना समय हो गया, 1320 से 14 तक माने तो 94 वर्षों तक तुगलक वंश के 8 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। तो पहली बात स्पष्ट हो गई कि तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इनके बचपन का नाम गाजी मलिक था और तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के शासन करने वाले जितने भी वंश थे उसमें सबसे अधिक समय तक शासन किया। मैक्सिमम 94 सालों तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश था। तुगलक वंश के संस्थापक, एक बात और नोट करने की है कि दिल्ली के जितने भी तुर्की राजवंश हुए हैं, तुर्की राजवंशों में अंतिम था तुगलक वंश। दिल्ली के गद्दी पे बैठने वाले जितने तुर्की राजवंश थे उनमें सबसे अंतिम जो है ये तुगलक राजवंश था। गाजी मलिक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का बचपन का नाम था। अच्छा, यहाँ प्रथम शासक तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे। अंतिम शासक कौन थे? तुगलक वंश के अंतिम शासक जो है नासिरुद्दीन महमूद थे। तो आप कहिए कि तुगलक वंश जो है 94 साल तक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक से लेकर के नासिरुद्दीन शासन किया। 8 शासकों ने शासन किया। और अब अगर तुगलक नाम के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करें तो अमीर खुसरो अपनी तुगलकनामा में ये कहते हैं कि ये तुगलक जो है एक व्यक्तिगत नाम था, मगर ये इनका निजी मत है। इब्न बतूता बताते हैं कि ये तुगलक जो है ये करोना वंश से आया था। करोना वंश था। और ये करोना वंश कहाँ था? ये करोना वंश जो तुर्किस्तान है और सिंध है, तुर्किस्तान और सिंध के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र था उसी को वहीं पे करोना वंश था। और करोना बताया जाता है कि एक संस्कृत शब्द है और ये कर्ण संस्कृत शब्द है कर्ण, जिसका अर्थ होता है मिश्रित जाति। कर्ण जिसका अर्थ होता है संस्कृत शब्द है और इसी से बिगड़ करके करोना बताया जाता है जिसका की अर्थ है मिश्रित जाति। तो इब्न बतूता बताते हैं कि ये मिश्रित जाति के थे, यानी इनके। और आगे फरिश्ता बताता है कि अच्छा, कर्ण का प्रयोग इस अर्थ में होता है कि अगर पिता क्षत्रिय माता शूद्र है तो कर्ण का प्रयोग होता था। तो आगे फरिश्ता इसी बात को आगे बढ़ाते हो कहते हैं कि इनके पिता जो थे उनका नाम था मलिक तुगलक। इनके अब्बा का नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे। इनके पिता का नाम था मलिक तुगलक। और ये मलिक तुगलक जो थे उस समय जो बलबन के टर्किश स्लेव थे, तुर्की दास थे। इनकी माताजी जो है जाट थी। इनकी माताजी हिंदू जाट थी। ये जो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक है इनकी माताजी जो है हिंदू जाट थी और पिता इनके जो थे बलबन के तुर्की दास थे। क्लियर हो गया? इन्होंने सिंहासन पे गयासुद्दीन तुगलक शाह की उपाधि लेकर इन्होंने सिंहासन ग्रहण किया। और पीछे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो ये बात पढ़ चुके हैं आप कि किस तरीके से प्रोफेसर हबीब बताते हैं कि दिल्ली के सरदारों ने उनका हाथ पकड़ा और पकड़ के ले आकर सिंहासन पे बैठा दिया और उन्होंने गयासुद्दीन की उपाधि दी और किताब से नवाजा। पूरे भारत के मध्यकालीन इतिहास में ये अकेले ऐसे शासक हैं जो कि सर्वसम्मति से सिंहासन प्राप्त करते हैं। सिंहासन में कोई लड़ाई, कोई खून खराबा कुछ भी नहीं है। यानी पूरे भारत के मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये अकेले ऐसे बादशाह बने जो कि सर्वसम्मत से बने हैं। इसी बात को प्रोफेसर हबीब कहते हैं कि ये तो कह रहे थे ना पीछे चर्चा हो चुकी है, क्या उसकी पुनरावृत्ति करूं? वो प्रोफेसर हबीब इस बात को बताते हैं कि उनका हाथ पकड़ करके मलिक वहाँ के ले गए, सरदार ले गए, उन्होंने सिंहासन पे बैठाया, कहने आप बैठो। तो ये स्थिति, ये रोचक बात थी इनके संदर्भ में। और अगर देखें तो इनके सिंहासन पे बैठने के समय जो स्थिति थी बड़ी खराब थी। दिल्ली सल्तनत मुबारक शाह और खुसरो शाह जैसे लोगों के हाथ में आ चुकी थी, जो कि अलाउद्दीन के समय जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी उसको उन्होंने, उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी थी।
तो पहली जिम्मेदारी इनकी थी कि ये उसको बहाल करे, उसको पुनर्स्थापित करे। अच्छा हाँ, अगर इनके शुरुआत के बारे में कहें तो इन्होंने अपने जीवन का शुरुआत जो एक सैनिक के रूप में की थी। बताया जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो अपने तुगलकनामा में इस बात की चर्चा करते हैं कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी के बॉडीगार्ड के रूप में, अंगरक्षक के रूप में की थी, और वहाँ उन्होंने अच्छा काम किया। फिर अलाउद्दीन के समय इनकी प्रतिष्ठा बढ़ा। रणथंभौर आक्रमण के दौरान देखा था इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। आगे चल के मंगोल आक्रमणों के समय इन सारी इनके सैनिक योग्यताओं को देखते हुए अलाउद्दीन ने इन्हें काफ़ी आगे बढ़ाया, और पीछे की घटनाओं की चर्चा हो चुकी है, और किस तरीके से ये आकर के इन्हें एक सामान्य सैनिक से बढ़ते हुए एक बॉडीगार्ड होते हुए आइए यहाँ तक अपनी योग्यता के बल पे सुल्तान बने और अपनी एक अलग राजवंश स्थापित किया। वो राजवंश जो है उन्हें दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक 8 शासकों को लेकर के शासन किया। और इनको शासन का जो प्रतीक जो है शाही छत्रप जो है खोखर सरदार गुलचंद ने प्रदान किया था। ये इनके बारे में बात हो गई। अगर आप देखें इन्होंने जो है मुगाल शाह और खुसरो शाह के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया था उसको फिर से बहाल करने के लिए बहुत प्रयास किया। इनके बारे में अमीर खुसरो प्रशंसा, इनकी विवेक की इन्होंने बड़ी प्रशंसा करती है। इन्होंने उनके विवेक को माना कि बहुत विद्वान थे और इनका जो प्रशासनिक कुशलता थी उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता था। और आंतरिक नीति की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम तो इन्होंने किया कि जो उस समय के प्रिविलेज लॉज थे, जो प्रचलित कानून थे, उसको उन्होंने कोडिफाई कराया, संग्रह कराया और कोशिश किया कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उन कानूनों का पालन करें। पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली स्थिति नहीं थी। उन्होंने वहाँ जो प्रचलित थे कानून उन सबको संग्रह कराया और संग्रह करा करके ये कोशिश किया कि उसको अपने जीवन पे ढाला जाए। और एक और महत्वपूर्ण काम किया कि जो खुसरो शाह ने मनमाने ढंग से बताया ना कि मुफ्त माल दिदरे बेरहम जिस तरीके से जागीर लुटाते चले गए थे, इन्होंने क्या किया कि सीक्रेट गोपनीय ढंग से विशेषाधिकारों विशेषाधिकारों और जागीरों की जांच कराई, गोपनीय जांच कराई। और जांच कराने के बाद इन्होंने देखा कि जो अवैध अनुदान थे जो जारी किए गए थे उनको उन्होंने कहा इसको जब्त करो और सारे धन को सरकारी खजाने में जमा कराया। ये बड़ी महत्वपूर्ण इनकी आंतरिक नीति थी। और इसका शिकार जो है निजामुद्दीन औलिया भी हुए। निजामुद्दीन औलिया से भी कहा कि आप भी सरकारी खजाने में जमा कीजिए, आपने भी जो है अवैध दान प्राप्त किया है। मगर क्या कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, उनकी बात को नहीं माने। और उनका ये कहना था कि जो पैसा दान में दिया गया था हमने उसको दान में दे दिया, तो कहाँ से वापस करेंगे। और इसके बाद से जो दोनों में थोड़ी खटास आई, स्वाभाविक भी था। यही नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार और गबन को रोकने के लिए सोचा कि लोगों को अच्छा वेतन दिया जाएगा, अच्छी सुख सुविधाएँ दी जाएंगी तो भ्रष्टाचार और गबन कम होगा। इसके लिए गयासुद्दीन तुगलक ने अपने सैनिकों को या अपने कर्मचारियों को बड़ा अच्छा वेतन दिया। और जो निष्ठावान या योग्य अधिकारी कर्मचारी थे, सैनिक थे, उनको उन्होंने प्रमोशन दिया, उनको उन्होंने उच्च पद पर प्रोन्नत किया। और जहाँ तक सैनिक सुधार की बात है तो बर्नी बताते हैं, कहते हैं कि चूँकि वो खुद सैनिक से ही अपना जीवन शुरू किया था, मूलतः एक सैनिक ही था, तो गयासुद्दीन तुगलक को सैनिकों से बहुत लगाव था। और ये बताते हैं कि वो अपने सैनिकों से अपने माता पिता से भी अधिक स्नेह करता था। ये बर्नी की भाषा है कि सुल्तान जो है अपने सैनिकों को अपने माता पिता से भी अधिक प्यार करता था। और उसने क्या किया कि सैनिकों के सुविधा के लिए और राज्य के बेहतर संचालन के लिए एक सैनिक पंजिका बनवाई, जिसमें कि उसने उनका सैनिकों का जो चेहरा और हुलिया दर्ज किया जाता था। और जो दाग व्यवस्था थी घोड़ों को चिन्हीकरण करने की, उसको उसने कठोरता से लागू किया। और इक्तादारों को ये स्पष्ट निर्देश था कि वो किसी भी सैनिक का शोषण नहीं करेंगे। ऐसी जानकारी मिलने पे इक्तादारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और होता ये था कि अमूमन जो मुक्ता तथा वली हुआ करते तो वो वेतन का एक हिस्सा काट लेते थे। याद ही नहीं, ये शुरू से चला आ रहा है। इक्तादार से ये कहा गया कि आपके जो मुक्ता और तथा वली हैं, ये जब वेतन देने लगते हैं सैनिकों को तो काट लेते हैं, तो आप उस पर जो है नियंत्रण रखें।
और आदेश देने के बावजूद भी जब सुल्तान को इस बात की शिकायत मिली कि कहीं कहीं सैनिकों के वेतन से मुख्तार वली कुछ काट लेते हैं, तो उसने स्वयं वेतन रजिस्टर का जो सैलरी रजिस्टर था स्वतः उसने ये कहा कि अब मैं इसकी खुद जांच करूंगा और कड़ाई से इसका पालन कराऊंगा। और इसी तरीके से यातायात और डाक व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों ने जो है यातायात की सुविधा पर ध्यान दिया, क्योंकि केंद्रीय साम्राज्य स्थापित करने के लिए आने जाने के लिए यातायात साधनों का सही होना जरूरी था, वो मुख्य हिस्सा था। लेकिन यातायात और डाक व्यवस्था अब पूरी तरह से व्यवस्थित रूप में गियासुद्दीन तुगलक के समय में आई, इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। और बताया कि सेना के अच्छे रख रखाव के लिए, सेना के अच्छे सुचारू रूप से संचालन के लिए यातायात साधन बहुत आवश्यक है, और इसके लिए उसने सड़क बनवाई, पुल बनवाया, नहरें खुदवाई। दिल्ली सल्तनत के समय में सिंचाई के लिए नहर खुदवाने वाला, सल्तनत काल में नहरें खुदवाने वाला प्रथम शासक था वो। और डाक व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो गियासुद्दीन ने जो है डाक व्यवस्था का बड़ा ही सुचारुपूर्वक संचालन किया। तो ये व्यवस्था थी कि प्रत्येक 3/4 माइल पे, 3/4 मील पे एक जो है एक घुड़सवार खड़े रहते थे और कर्मचारी खड़े रहते थे। तो 3/4 मील जाने के बाद वो उसको डाक दे देता था, फिर वो लेके जाता था। इस तरीके से प्रत्येक 3/4 मील पे बताया जाता है कि सैनिक खड़े रहते थे, घुड़सवार सैनिक जाते थे, कर्मचारियों को देते। ये दो व्यवस्था थी, एक पैदल भी थी और घुड़सवार की भी थी, दोनों व्यवस्था थी। और जानते हैं कि डाक व्यवस्था जो कि मंत्री उस समय कौन थे, मिनिस्टर को वरीद मुमालिक कहते थे। वरीद मुमालिक के जिम्मे था ये, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके जो मिनिस्ट्री थी उस समय की, वो वरीद मुमालिक के जिम्मे थी। और डाक व्यवस्था, यहाँ एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि डाक व्यवस्था साधारण जनता के लिए, हम जैसे लोगों के लिए नहीं थी। ये शाही डाक व्यवस्था थी, रॉयल डाक सिस्टम था, जिसमें कि सरकारी सूचनाएं या फिर राजा से जुड़े हुए उनके मंत्री, गवर्नर, रिश्तेदारों की सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह तक जाती थी। ये बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। और इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, उसने बड़ी प्रशंसा की है, बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि डाक व्यवस्था उस समय कैसे कार्य करती थी। कभी समय मिले पढ़िए उसको। और अगर लोक कल्याणकारी कार्य की बात करें तो संक्षेप में इसने अनेक कार्य किए। बताया सिंचाई हेतु नहरें बनवाई, कृषि कार्य का विकास हुआ। दिल्ली सल्तनत में निर्धनों को सहायता देने वाला, निर्धनों की सहायता के लिए एक आयोजन करने वाला ये पहला आदमी था। राज्य में की ओर से कन्याओं के विवाह के लिए, आज जैसे देखते हैं ना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चल रही, उसी तरीके से उसने कन्याओं के विवाह के लिए, निर्बल वर्गों के जीवन यापन के लिए तमाम उपाय किए। आर्थिक नीति का जहाँ तक सवाल है तो आपको पता है कि जब ये सिंहासन पे बैठे तो उस समय इनके पूर्ववर्तियों ने राजकोष का दुरुपयोग खाली कर दिया था। अब इनके जिम्मे था कि ये राजस्व सुधार करें। इनका राजस्व सुधार में इन्होंने बीच की स्थिति अपनाई। आपको पता है कि अलाउद्दीन के समय में बड़ी कठोर व्यवस्था थी राजस्व की, कि बिस्वा के आधार पर नाप करके प्रति बिस्वा के आधार पर जो है लगान वसूली जाती थी। और उनके बाद के जो परवर्ती शासक हुए वो बड़े उदार थे, इन्होंने मध्यवर्ती नीति अपनाई। न तो अलाउद्दीन जैसे कठोर थे, न तो खुसरो शाह जैसे इन्होंने उदारता करके दिया। इन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया जो बलबन से काफ़ी निकट था। और राजस्व सुधार के 3 चरण थे। मुख्ताओं का, जिसे गवर्नर कहते थे, मुकदमों के स्तर पे, जिन्हें गांव का मुखिया कहते थे, और ग्रामीणों को, कृषकों का। और इस बात का ध्यान रखा गया कि किसानों को उचित प्राथमिकता दी जाए, किसानों का शोषण न हो। और प्रति बिस्वा उपज की जगह जो है गल्ला बटाई, आप जो देखते हैं ना, गल्ला बटाई का नियम लागू किया गया। और जो मुकदमों और खुतों के अधिकार जो है वो ख़त्म कर दिए थे अलाउद्दीन ने। उन अधिकारों को इन्होंने फिर से, वो जो अधिकार क्या थे वो विशेषाधिकार थे, प्रिविलेज थे, उसको उन्होंने फिर से बहाल किया। और आपने पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन ने जो 2 तरह के विशेष कर लगाए थे चारागाहों पे और खेतों पे, तो वो खेत और चारागाह का कर इन्होंने ख़त्म कर दिया, मुक्त कर दिया। और लगान वसूली के इन्होंने कहा कि जो जमींदार लगान वसूलेंगे उनको जमींदाराना दिया जाएगा कोई, जिससे वो प्रोत्साहित हो। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से कृषकों को ढील दी गई कि आप जो है गल्ला बटाई पे दीजिए, दूसरी तरफ इन्होंने जो लगान वसूलने वाले थे, मुकद्दम थे, खुद थे, उनको भी विशेषाधिकार बहाल किया।
जिससे वो रुचि लेके काम करें। लगान वसूली के लिए उचित जमींदाराना की बात की गई और निश्चित लगान से अधिक वसूली के लिए मनाही भी की गई। और अगर कहीं फवाजिल, कहीं फवाजिक कहते थे उसको, जो एक्स्ट्रा फवाजिल, एक्स्ट्रा इनकम जो हुई है केंद्रीय को, उसमें जमा करना होता था उसको। इक्तादारों को ये मैसेज दिया गया कि अगर कहीं से आपको एक्स्ट्रा इनकम हुई है, जैसे ना लोग भाषा में कहते हैं कि फाजिल, तो कहीं से अगर कुछ फवाजिल हुआ है, एक्स्ट्रा इनकम हुई है, तो उसे आप केंद्रीय सेंट्रल खजाने में जमा कर दें, केंद्रीय कोष में जमा कर दें। और निश्चित लगान से अधिक वसूली कृषकों से करना बहुत ही सख्त रूप से मनाही थी। और आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक जो है गयासुद्दीन तुगलक था। नहरों के पास में उन्होंने सुंदर उद्यान भी लगवाए, गार्डनिंग कराई, बाग लगवाए। और यही संक्षेप में बात है। अपने कृषकों की रक्षा के लिए कि कृषकों को लूटा न जाए, अनाज न लूटा जाए, इन्होंने जगह जगह दुर्ग बनवाए, ये सब काम इन्होंने किए। और जहाँ तक सैन्य अभियान की बात है तो गयासुद्दीन तुगलक एक साम्राज्यवादी शासक था और उसके राज्य प्राप्त करने के समय आपको पता है कि बहुत से अधीनस्थ राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था, चूँकि दिल्ली सल्तनत उस समय बहुत कमज़ोर था। और उसने प्रथम सैन्य अभियान जो है 1321 में तेलंगाना में किया। और सर्वप्रथम उसने गयासुद्दीन तुगलक दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाने वाला पहला शासक था। और उसने तेलंगाना की राजधानी, आपको पता है, वारंगल थी उस समय। और तेलंगाना विजय के बाद उसने उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया। उसके बाद दूसरा उसका महत्वपूर्ण अभियान उड़ीसा का अभियान था, जिसे जाजनगर अभियान कहते हैं। जाजनगर अभियान दूसरा अभियान था। पहला अभियान उसका तेलंगाना का था। और यहीं पे जो है राजमुंदरी अभिलेख है, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा कि जौना खां को सुल्तान दुनिया का खान कहा गया है। एग्जाम में पूछता है कि किसको जो है दुनिया का खान कहा गया, तो याद रखिएगा इसे जौना खां को कहा गया है। और ये राजमुंदरी के अभिलेख में इस बात का वर्णन है। और बाद में जब दक्षिण अभियान से लौट ही रहा था, उसी समय मंगोलों ने शेर मुगल के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया। वो सिंधु के पार जैसे ही आगे बढ़े, उनको वहाँ रोक लिया गया। मंगोल पराजित हुए, बहुत सारे मंगोल बंदी बनाए गए। संक्षेप में उसके बाद गुजरात का अभियान हुआ। उसका अंतिम सैन्य अभियान बंगाल का अभियान था। वहाँ फैली जो बंगाल दूर होने के कारण अक्सर अपने आप को अलग कर लेता था, वहाँ फैली जो अव्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए उसने बंगाल पे आक्रमण किया, फिर तिरहुत पे आक्रमण किया। और बंगाल तिरहुत पे आक्रमण की सफलता प्राप्त करने के बाद जब वो तुगलकाबाद लौट रहा था, तो रास्ते में ही अफगानपुर दुर्घटना हो गई, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी कहानी यूँ है कि वो तुगलकाबाद की तरफ बहुत तेज़ी से लौट रहा था, तो उसी समय दिल्ली से करीब 6 किलोमीटर दूर जो है एक लकड़ी के बने भवन में, विशाल भवन में, उसके स्वागत की योजना बनाई गई। ये बात फरवरी-मार्च 1325 की है। और हुआ ये कि ये लकड़ी का महल था, वहाँ पे हाथियों का प्रदर्शन सुल्तान देख रहे थे। उसी समय जो है भवन धराशायी हो गया, और धराशायी होने से उनकी मृत्यु हो गई। लकड़ी के भवन में जो उनके स्वागत के लिए बनाया गया था, उसमें हाथियों का प्रदर्शन चल रहा था, जिसका लुत्फ उठा रहे थे। और उसी लुत्फ उठाने के दौरान लकड़ी का भवन गिरा और गयासुद्दीन तुगलक नहीं रहे। ये बात याद रखिएगा, लकड़ी भवन गिरने की दुर्घटना से संबंधित गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जूना खां ने करवाया था। और बनाने वाले इसके जो अहमद याज थे, अहमद याज ने बनाया था और बनवाया था जो है जूना खां ने। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि एक सामान्य दुर्घटना थी। दुर्घटना मानने वालों में फरिश्ता हैं, बरनी है, इसामी है। इनका कहना है कि एक दुर्घटना थी जिसके चलते मृत्यु हो गई। लेकिन इब्न बतूता और बदायूनी का स्पष्ट मानना है ये एक षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र में जूना खां शामिल थे। और अगर देखें आप तो इसका कनेक्शन, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जब ये राजा बने, जब ये सुल्तान बने मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां, तो इन्होंने इन्हें ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी। किसको? अहमद याज को, जिन्होंने इसको बनाया था और जिसके लकड़ी के भवन के गिरने से
गयासुद्दीन तुगलक नहीं रहे और उसके बाद इनको गद्दी मिली, तो इन्होंने इन्हें ख्वाजा जहाँ की उपाधि से नवाजा और अपना वज़ीर भी बनाया। इसी कारण से ये लगता है कि इब्न बतूता बदामी का मत सही है। बहरहाल सूफी साहित्य वाले तो ये मानते हैं कि ये निजामुद्दीन औलिया की वजह से मरे, उनके श्राप की वजह से मिले। उसकी कहानी यूँ थी कि आपको मालूम है, पीछे पढ़ा हमने कि खुसरो ने जो है 5 लाख टका, रुपया नहीं टका, 5 लाख टका जो दिया था निज़ामुद्दीन औलिया को, दान के लिए दिया था, और निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है उसको अब गरीबों में दान कर दिया। लेकिन बाद में इन्होंने जब बताया कि जागीरों की जांच करा रहे थे, तो उसी दौरान खुसरो खां के इन्होंने भी निज़ामुद्दीन औलिया से कहा पैसा वापस करिए अब आप। तो उन्होंने कब कहा आपको हम गरीबों को दान में दे दिए, हम कहाँ से लेकर के आएंगे। इस बात को लेकर के बड़ा विवाद हुआ, और विवाद होने का यहाँ तक विवाद पहुँच गया कि उसने आरोप लगाया कि ये जो है संगीत नृत्य में रुचि लेते हैं, जो कि सुन्नी कट्टर मुसलमान होने के कारण से जो इस्लाम इस बात की मनाही करता है। तो लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया अडिग थे, उनके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं था। वो एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति थे, सूफी संत थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 56 धर्म विद्वानों से इस बात की परामर्श की कि क्या किया जाए। सारे विद्वानों ने ये कहा कि निज़ामुद्दीन औलिया सही है, वो धर्म के रास्ते पे है। और जब बंगाल से वो लौट रहे थे, तो उसी दौरान जो इनको मैसेज भिजवाया निज़ामुद्दीन औलिया को कि दिल्ली छोड़ दो, वो मार हैं, छोड़ेंगे नहीं। तो उस समय शेख ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी सुल्तान दिल्ली अभी दूर है, यहीं से शुरू हुआ था, दिल्ली अभी दूर है। शेख कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी हुनूज दिल्ली अभी दूर है। और उसी के बाद उसी बंगाल आक्रमण से लौटते समय आपको मालूम है कि अफगानपुर में लकड़ी के महल में जो जूना खां के द्वारा, अहमद अयाज जूना खां के निर्देशन में अयाज खां द्वारा बनवाया गया था, उसी लकड़ी के महल गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण से सूफी साहित्य में ये बात कही जाती है कि इनकी मृत्यु जो है निज़ामुद्दीन औलिया के श्राप से हुई थी। एक और अगर स्थापत्य कला की बात करें तो आपको मालूम है कुतुब मीनार के पूर्व में ईस्ट में तुगलकाबाद की स्थापना की इन्होंने। ये अच्छा, ये गाजी थे, गाजी तुगलक भी कहते हैं इनको। गाजी का मतलब होता है काफिरों का संहारक, काफिरों को मारने वाला। तो गाजी तुगलक भी कहते हैं मोहम्मद बिन गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक को। तो गाजी तुगलक ने जो है क्या किया कि तुगलकाबाद की स्थापना की। ये कुतुब मीनार के पूर्व में स्थित है, आप जानते हैं। वहीं इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। और आपको अगर आप देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि तुगलकाबाद की दीवारें जो है मिस्र की पिरामिड की भांति झुकी हुई हैं। और इन्होंने स्वयं अपना मकबरा बनवाया। कभी आता है इस तरह का कि गाजी तुगलक थे जिन्होंने अपना स्वयं का मकबरा बनवाया। और उनके मकबरे की खास बात यह है कि ये हिंदू मंदिर की तरीके से, मंदिर इसके ऊपर जैसे मंदिर में आमलकों का कलश बनते हैं, ऐसे ही इनके मकबरे के ऊपर हिंदू मंदिरों के से मिलता जुलता एक आमलक और कलश बनवाया गया है। और अगर वास्तुकला की बात करें तो जो तुगलक आर्किटेक्चर, जो तुगलक स्टाइल का प्रारंभ है आर्किटेक्चर का, वो यहीं से माना जाता है। उनका जो क्या उन्होंने मकबरा बनवाया था, वहीं से जो है वास्तुकला से में तुगलक शैली का प्रारंभ माना जाता है। और ये मकबरा आप देखे होंगे रेड स्टोन, लाल पत्थर और वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो गाजी तुगलक के बारे में बस इतना ही।